हे गाइस, सूर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यार असिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एनी एल्गोरिदम। तो अब क्या होता है ये कोई भी एल्गोरिदम जो भी मतलब हम आगे डिस्कस करेंगे, सर्चिंग सॉर्टिंग कोई सी भी एल्गोरिदम, तो उस एल्गोरिदम को एनालाइज करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास। तो उन पैरामीटर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कोई भी एल्गोरिदम मतलब इसके बाद सर्चिंग हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जब भी एल्गोरिदम आपको समझाई जाएगी और जो भी कोड वर्ड आपको दिया जाएगा, उसके बाद फिर उसमें ये रहता है कि जो उस एल्गोरिदम को आप एनालाइज करो, ठीक है, कि क्या कितना ये स्पेस लेगी एल्गोरिदम, कितना ये टाइम लेगी, वर्स्ट केस में कितना टाइम लेगी, ठीक है, बेस्ट केस में कितना टाइम लेगी, सिमिलरली बेस्ट केस में कितना स्पेस ले रही है ये। तो वो सब आपको एनालाइज करना होगा वहाँ पे जब आप कोई भी एल्गोरिदम लिखोगे अपने आप से। तो इसलिए पहले ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे अनोटेशन से हम निकाल सकते हैं। कोई पहले पहले तो ये कर लेते कि होता क्या है, फिर निकालना में जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो उसमें देखते जाएंगे कि कैसे निकाल पा रहे हैं हम किसी भी एल्गोरिदम का बेस्ट केस, वर्स्ट केस, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं। तो बेसिकली कोई भी एल्गोरिदम जब हम चलाते हैं तो एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी एल्गोरिदम जब हम चलाते हैं तो किसी मशीन पे चलेगी एल्गोरिदम, ठीक है। अब वो मशीन पे अगर चलेगी तो उस मशीन के रिसोर्सेज का स्पेस और उस मशीन के रिसोर्सेज का टाइम, ठीक है, दोनों लेगी। स्पेस एज इन मेमोरी वाइज बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेमोरी वाइज एज इन की कितना मतलब कितने बाइट्स का स्पेस आपका कोड ने लिया फॉर स्टोरेज ऑफ योर वेरिएबल्स और एवरीथिंग, ठीक है। मतलब जो भी आपने कोड लिया उसमें कितने आपने वेरिएबल वगैरह डिफाइन किए, कैसे आप ट्रेवर्सल चला रहे हो। तो हर एल्गोरिदम का एक स्पेस टाइम होगा और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और होगी और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस ही होगा कि उस रिसोर्स में कितना स्पेस लिया, और टाइम होगा कि जब सपोज आपकी एल्गोरिदम 0.1 मिली सेकेंड में आपका कोड चल गया पूरा, ठीक है। अब क्या हम उसी कोड मतलब कि अचीव वही करना है, रिजल्ट एल्गोरिदम वही है। अब क्या कोड में कोई ऐसा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो और जल्दी चल जाए, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो बेसिकली इनपुट साइज जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है। इनपुट साइज मतलब कि अगर आपके एल्गोरिदम में सपोज करो कि आप कोई एक एरे से कोई भी ट्रेवर्स कर रहे हो, फिर सर्चिंग कर रहे हो, एरिया सर्च ले लो, एक एरे आपको 10 उसका साइज है, 10 एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने हैं, सर्च करके दे दो, नॉर्मल सा है। तो आप नॉर्मल फॉर लूप चलाओगे और देखोगे, ठीक है। अब वो 10 एलिमेंट आपको एक साइज दिया है, ठीक है। अब 10 का 10,000 हो सकता है, ठीक है। 10,000 एलिमेंट्स का एरे, 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, ऐसे ही। मतलब उसका साइज अगर आप बढ़ाते जाओगे तो जो आपका कंप्यूटर में रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उतने ही टाइम तक फिर वो ऑक्यूपाइड रहेंगे जितना टाइम आपका कोड चलते रहेगा, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप डेटा से डील करोगे, मतलब किसी भी जो भी आपका सॉफ्टवेयर आप बना रहे होगे उसको लोग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके सॉफ्टवेयर कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी कंपनीज रहती है और मतलब उनका कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट होता है कुछ भी, तो उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी बेसिकली वाइड वैरायटी ऑफ लोग यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स काफ़ी सारे आते हैं आपके सर्वर पे। तो आपको मतलब अब आप थोड़ा सोच सकते हो कितना क्रिटिकल है ये चीज़ें, कि अगर आपके पास 1 लाख रिक्वेस्ट आई एकदम से और आपका सर्वर हैंडल नहीं कर पाया, प्रॉपर स्केलिंग नहीं हो पाई आपके होस्ट्स की कि ताकि आप वो ट्रैफिक हैंडल कर पाओ, तो आपका जो सर्वर है वो क्रैश कर जाएगा। और फिर ऑब्वियसली अगर आपकी साइट डाउन होगी तो कस्टमर एक्सपीरियंस बिगड़ गया, और एक्सपीरियंस एक बार बिगड़ गया तो फिर
वापस उस कस्टमर का आना आपकी वेबसाइट पे या आपके लैंडिंग पेज पे काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि उसका ट्रस्ट इतना बिल्ड नहीं हो पाएगा। वो यही सोचेंगे कि आपकी साइट लैग कर रही है, ठीक है, या आपका प्रोडक्ट सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रिफ्रेश में बहुत टाइम लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको उस टाइम पे आपके दिमाग में आएगी कि क्यों ये ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है, क्यों जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल होना चाहिए और हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। हम 100% अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो क्यों करते हैं कि ताकि मतलब आपका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, ठीक है। अगर आप google.com, मतलब अगर आपने कभी भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा तो जो भी ये मतलब वर्ल्ड स्केल पे कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, मतलब गूगल वगैरह, तो जब वो डाउन होती हैं, उनकी कोई एक सर्विस भी डाउन होती है ना, ठीक है, या सपोज करो एंड्रॉयड अगर प्ले स्टोर डाउन है या फिर कुछ, तो बड़ी बड़ी न्यूज़ बन जाती है, ठीक है। और जबकि वो मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स के लिए डाउन होगा, तो उनके लिए पूरा जो भी कस्टमर आ रहे हैं, जो भी उनका बिजनेस है, पूरा सॉफ्टवेयर पे ही रन हो रहा है, ठीक है। वहीं से उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ से भी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा आप उसको अटमोस्ट प्रायोरिटी दोगे और बोलोगे कि भाई इसको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए सब यहाँ लगाओ और ये डाउन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी सोर्स है। तो अब वहाँ पे फिर यही होता है कि कैसे हम देखें, मतलब ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, और भी चीज़ें होती है जब भी आप सोल्यूशन डिज़ाइन करोगे, जो भी आप मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम पे काम कर रहे होगे, वहाँ पे आपको अपना जो भी सॉफ्टवेयर है वो एग्जिस्टिंग कोड बेस में इंटीग्रेट करना है, तो उसके आसपास का सिस्टम आपको देखना पड़ेगा और कि कैसे और चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सब बहुत ही कॉन्टेक्चुअल चीज़ें हैं। तो अभी ये बहुत ही बेसिक का बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है ये, कि क्यों आपका कोड मतलब आपको ऑप्टिमाइज रखना चाहिए, ठीक है। एकदम मतलब एकदम ही इंडस्ट्री वाइड ऐसे नहीं होता कि मतलब अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कुछ करोगे तो वहाँ पे काफ़ी मतलब इस पर ध्यान दिया जाता है कि आपका जो कोड है वो एकदम ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इंडस्ट्री वाइड रीडेबिलिटी और उन सब पे भी बहुत फोकस करते हैं कि स्केलेबल हो आपका कोड, ठीक है। तो बट इतना भी मतलब एक्सपेक्टेशन होता कि एकदम ही ऑप्टिमाइज्ड वर्जन हो कि जो पढ़ रहा है बंदा उसको समझ भी ना आए, है ना। आपका कोड रीडेबल भी होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर काफ़ी सारे आपने कोड देखे होंगे तो रीडेबिलिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता होगा, बट जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपका कोड क्योंकि सालों साल मेंटेन होने वाला होगा, है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाओगे तो वहाँ पे वो रहने वाला है, तो काफ़ी लोग और आएंगे उसको मेंटेन करेंगे, तो उसको रीडेबल होना बहुत ज़रूरी है। बट स्टिल बीइंग रीडेबल, और उसमें आप कितना ज़्यादा उसको ऑप्टिमाइज रख सकते हो, ठीक है, कितने कम वेरिएबल्स में आप काम कर पा रहे हो, ठीक है। नेमिंग वगैरह आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, जो भी है कितना मॉड्यूलर कर पा रहे हो कोड को, कि कोई एक फंक्शन बनाया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फंक्शन का है, तो खाली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे रखो, मतलब वो फंक्शनैलिटी में रखो और वहाँ से रिटर्न कर दो बस। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। बट यहाँ पे हाँ ये है कि उन सबको ध्यान में रखते हुए कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो वो आपको सीखना ज़रूरी होता है। हाँ, तो इसमें मेजरली अभी जैसे डीएसए वगैरह में तो मेजरली इसमें ये 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस ये है क्या, ये कॉम्प्लेक्सिटी जो भी मतलब एल्गोरिदम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने के तरीके हैं 3, ठीक है। ये कुछ मतलब ज़्यादा है नहीं, जितना मतलब ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसा मेनली ये कहाँ पे काम आता है आपके पास कि कोई भी आप या तो इंटरव्यू या फिर कहीं पे भी कोई एल्गोरिदम जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे कि इसका क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है,
तो जो भी आपने लिखा है वहाँ पे कोड, वो आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए एक बार इसको भी देख लेंगे, और फिर जो भी एनालाइज करते रहेंगे हम, जो भी आगे एल्गोरिदम लिखेंगे उसमें हर एल्गोरिदम का देख लेंगे कितना टाइम और क्या कर सकते हैं इसमें ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो सब। तो यहाँ पे स्पेस और टाइम दो रहते हैं, इनके टाइप्स यहाँ पे स्पेस और टाइम दो रहते हैं, पर इनका जो एनालाइज करने के पैरामीटर्स है वो तीन ही है। मतलब कोई भी एक एल्गोरिथम आप खुद ही एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से देखोगे तो क्या कर रहे हैं हम, डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब वो डेटा प्रोसेस करने का जो तरीका है, मतलब जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो वही एल्गोरिथम है। अब वो स्टेप्स जो हैं वो काफ़ी पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है कि आप कौन सी, पहले तो कौन सी मशीन पे चला रहे हो कोड। ठीक है, वही अगर आपका प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है तो वहीं काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। सेम कोड किसी स्लो मशीन पे ऑब्वियसली उसको रिसोर्सेज उसी हिसाब से मिलेंगे, तो स्लो चलेगा, वहाँ पे फास्ट मशीन फास्ट चल जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं यहाँ पे। हम मशीन इंडिपेंडेंट बात करेंगे। ठीक है, मशीन अज्यूमिंग कि मशीन के रिसोर्सेज सेम है, हार्डवेयर इज सेम। अब बताओ कि कैसे एनालाइज करें। ठीक है, तो तीन मेजर पैरामीटर्स होते हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस। तो क्या होगा ये, मतलब अगर आप खुद भी सोचो तो बेस्ट केस क्या होगा? सर्चिंग है, जैसे सर्चिंग का बेस्ट केस क्या होगा? सर्च क्या कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट सर्च कर रहे होंगे। बेस्ट केस क्या होगा कि भाई हम सर्च तो कर रहे हैं, अब लीनियर सर्च है तो वही पहले ही एलिमेंट मिल जाए हमको, तो बस हमारा तो काम वही ख़त्म। बेस्ट केस तो एकदम आसान है, कुछ करना ही नहीं है। कि बेस्ट केस है कि सबसे कम से कम रिसोर्सेज लो, सबसे से कम टाइम लो और काम कर दो बस। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक, तो उस वे में अगर सोचो तो ये एकदम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि अगर कोई भी काम है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, वो काम कितनी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, या फिर कितने कितना टाइम या कितना कम से कम स्पेस में वो काम हो जाएगा, सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक होकर चलो तो क्या सिनेरियो है, वो बेस्ट केस है। ठीक है, तो इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा मतलब ऐसे अगर लीनियर सर्च बताऊँ तो लीनियर सर्च का बेस्ट केस की पहले ही मिल जाए, तो जैसे सपोज करो ये ओमेगा, और इसमें एक और चीज़ है ओमेगा 1। ठीक है, ओमेगा 1 अगर मैं लिखूँ तो ये बेस्ट केस है कि कांस्टेंट टाइम में मिल रहा है उसको। ठीक है, कांस्टेंट टाइम में मतलब कि हमको खाली वो एलिमेंट एक्सेस करना है तो हमारा काम हो जाएगा, हमको ट्रैवर्स नहीं करना है ना, हमको कोई लूप नहीं चलाना। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे कोई एरे है, कोई भी एरे है, अब मेरे को 6 एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एरे और 2, एरे 2 लिखा मैंने तो मेरे पास 6 वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट टाइम में बोल रहे कि भाई 6 दे दो, कोई भी हमको ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एरे 2 मतलब 2 पे जाओ, सेकेंड इंडेक्स पे जाओ और 6 निकाल के दे दो, बस तसा काम है। तो ये होता है कांस्टेंट टाइम। और लीनियर टाइम क्या होता है, लीनियर टाइम होता है कि मैंने बोला कि 6 इसमें ढूंढो, मेरे को नहीं पता कि कौन से इंडेक्स पे है, तुम 6 ढूंढ लो। ठीक है, अब तुम 6 भाई कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले तुम पहले इंडेक्स पे आओगे कि क्या ये 6 है, फिर दूसरे पे जाओगे कि ये 6 है। एकदम मतलब नाइव अप्रोच बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ आओगे ये 6 है, ये भी नहीं है, फिर आप बोलोगे कि साहब 2 पे आए तो ये 6 है, तो ये आप रिटर्न कर दोगे कि सेकंड इंडेक्स पे है 6। ठीक है, तो ये है एकदम बेसिक सा मतलब एग्जांपल है। तो अब इसमें क्या है कि ये कांस्टेंट टाइम और फिर लीनियर होगा, पूरा आप ट्रैवर्स करोगे। ठीक है, और एक
आगे चल के जैसे ऑर्डर एन स्क्वायर बोलेंगे। हाँ तो लीनियर टाइम जब भी होगा तो हम बोलेंगे ऑर्डर वन, सॉरी कांस्टेंट टाइम जब होगा तो ऑर्डर वन, मतलब हमको ट्रैवर्स नहीं करना, सीधा उस एलिमेंट के एड्रेस पे जाना है और वो हमको एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, लीनियर टाइम होता है ऑर्डर एन, मतलब आप लीनियरली ट्रैवर्स कर लो और वो ऑर्डर एन होगा। उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर एन स्क्वायर होगा, इसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हो आप। बेसिकली ये होता है कि जब भी किसी लूप के अंदर लूप लगता है, ठीक है, लूप के अंदर लूप कैसे लगेगा, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स जब आप ट्रेवर्स करते हो ना, अब इसमें मैंने बोला कि सर्च करो 9 का है, तो 9 आप ये सर्च करोगे, ये आई है, ये जे है, पहले ये जे इंडेक्स यहाँ रहेगा और आई यहाँ रहेगा कि क्या ये 9 है, नहीं है तो आगे जाओ, क्या ये 9 है, नहीं है, कि ये 9 है, नहीं है, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर जे नीचे आ जाएगा, क्या ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, तो ऐसे 2 लूप चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप देखो, हाँ तो एक और चीज़ से पहले कि ये एन क्या है, एन यहाँ पे होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास ट्रेवर्स करने के, मतलब यहाँ पे अगर मैं एन बोलूँगा तो एन 4 होगा क्योंकि 4 एलिमेंट्स में देख रहे हैं। ठीक है, जब भी हम एनालाइज करते हैं तो हम एन नंबर मान लेते हैं कि हमारे पास सपोज एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिनोट करते हैं कि ये ऑर्डर एन है, मतलब ये लीनियर टाइम देगी जो भी हम सर्च कर रहे हैं कुछ भी। तो एन क्या है, नंबर। अब यहाँ पे एन क्या होगा, यहाँ पे एन होगा 3। ठीक है, 3 इसलिए होगा क्योंकि एक बार में आप 3 कर रहे हो, फिर नीचे आके वापस 3 कर रहे हो, फिर वापस नीचे आके वापस 3 कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑर्डर एन स्क्वायर बोलेंगे हम। एन स्क्वायर क्यों बोलेंगे, क्योंकि हर बार बेसिकली आप ऑर्डर एन इंटू एन कर रहे हो। ठीक है, हर बार आप ट्रेवर्स कर रहे हो 3 3। अब ये जो भी अनोटेशन होती है, ठीक है, तो ये एक मतलब एकदम एग्जैक्ट अनोटेशन नहीं होती, ये अप्रॉक्सीमेशन देती है आपको। ठीक है, कि कोई भी आपके पास अगर 2 एल्गोरिथम दे दिया है, उसका आप बोलो कि इसका वर्स्ट केस निकाल दो, तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली कौन सी मतलब वर्स्ट केस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो आप चूज़ कर सकते हो एल्गोरिथम, जो भी आपका काम है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अब हाँ ये अप्रॉक्सीमेशन देगी। तो यूजुअली इसमें एक चीज़ और देख लो कि जब भी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लग रहा है और सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स हो रहे हैं, ठीक है, तब यूजुअली एन स्क्वायर हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। ठीक है, कभी कभी नहीं होता, वो हम देखेंगे जब भी हम बात करेंगे जो भी बाइनरी सर्च और उन सब में, बट यूजुअली एन स्क्वायर हो जाता है जब भी फॉर लूप के अंदर, मतलब लूप के अंदर लूप लगता है तो एन स्क्वायर हो जाता है। अगर एन स्क्वायर नहीं होगा तो ज़्यादातर फिर एन स्क्वायर से ज़्यादा भी हो जाती है। अगर 3 लूप लग रहे हैं, एन क्यूब तक कभी भी, मतलब कोई भी आपको एल्गोरिथम वगैरह एन क्यूब की बना रहे हो तो उसको बनाने का कोई सेंस है नहीं। ठीक है, मतलब जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे अभी, तो एन स्क्वायर एकदम कोई भी आप नाइव अप्रोच लोगे बेसिक, तो एन स्क्वायर सबसे बेसिक है, मतलब एन स्क्वायर में तो आपको बनाना ही है। इससे और बेटर करोगे तो यूजुअली एन लॉग एन में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, मतलब एन स्क्वायर से एन लॉग एन काफ़ी ज़्यादा हम देखेंगे, कोई भी एल्गोरिथम है वो एन स्क्वायर में चल रही है, पर एन लॉग एन में हमने उसको, मतलब हमने कुछ चेंजेस किए उस एल्गोरिथम में ही और वो एन लॉग एन में चलने लगी हो, तो ये हमारे लिए बेटर होगा क्योंकि उसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया। ठीक है, तो
एन लॉग एन में काफ़ी सारी चल जाती है, तो ये आप देख सकते हो। और भी बेटर कर सकते हो, तो कोई ऑर्डर एन में ही कर ले रहे हो आप, तो वो तो बेस्ट है। और कॉन्स्टेंट टाइम में तो और भी बेस्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक सा मेरे को आपको बताना था। और इसमें बेस्ट केस ओमेगा होता है, जो मतलब बेस्ट केस आप कभी भी नहीं देखोगे किसी भी एल्गोरिथम का। यूजुअली हम एवरेज और वर्स्ट केस ही देखते हैं। ठीक है, और एक इन जनरल एक चीज़ जैसे डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखते हो तो आपको खुद एज ए टेस्टर की तरह भी सोचना है। तो एकदम आप पेसिमिस्ट वे में सोचोगे उस टाइम पे। पेसिमिस्ट वे क्या होता है कि अगर इनपुट ये आ गया तो आपका कोड कैसे बिहेव कर रहा है। अगर कोई और इनपुट आ जाए, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा ही इनपुट यूज़र ने दे दिया, ठीक है, तब आप क्या करोगे। अगर कुछ और, मतलब जैसे अगर आप सिंपल कोई भी लॉगिन फॉर्म आपने बनाया है, ठीक है, आपने बोला है कि यूज़र नेम पासवर्ड डाल दो, और पासवर्ड में आपने कोई भी जैसे चेक नहीं लगाया हुआ। चेक एज इन की यूजुअली अगर आप पासवर्ड में देखते हो तो वो कहते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए या फिर एक कैपिटल होना चाहिए, तो वो सब चेक्स आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं लगाए तो हो सकता है कि उसमें वो स्टोर कर ले, और कोई भी यूज़र पासवर्ड रख सकता है जो आप फ्यूचर में जिसको प्रोसेस ना कर पाओ। या फिर यूज़र नेम का भी देख सकते हो कि यूज़र नेम में, मतलब कुछ यूज़र नेम आप चाहते हो कि वो ना रखे, कोई भी वर्ड्स आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, तो आपको चेक लगाने पड़ेंगे कि हो सकता है यूज़र ऐसे रख दे, या फिर खाली मतलब एम्प्टी ना रख दे, वो कोई पासवर्ड रखा ही नहीं और अकाउंट बन गया। ठीक है, पासवर्ड रखना ज़रूरी है। तो आपको ऐसे सोचना है कि आपका सॉफ्टवेयर फटेगा। ठीक है, यूज़र को कुछ ज़्यादा नहीं पता, वो कुछ भी ऐसे ही डाल देगा और आपका सॉफ्टवेयर फाड़ने की कोशिश करेगा। अगर डाउन हो गया ना आपका सॉफ्टवेयर, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको यही देखना है कि उसको कैसे फॉल्ट टॉलरेंट बनाएं, कि कैसे सारे सिनेरियोज, मतलब जो भी हमसे हो सकते हैं वो कवर कर लें, ताकि कोई भी ऐसा इनपुट ना आ जाए कि भाई सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा या साइट डाउन हो गई, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी आप एल्गोरिथम लिखोगे उसमें भी हम ये देखेंगे कि जो भी इनपुट है आपके कोड का, वो कुछ ऐसा ही हो जाए कि जो आपके कोड को फाड़ देगा। कि या फिर वो इनपुट ऐसा बड़ा सा कोई वैल्यू आ गया जिसके कारण आपका जो एल्गोरिथम था वो तो सही था, और जब छोटा था इनपुट साइज तब तो सही चल रहा था, बट जब साइज बढ़ गया तो टाइम ज़्यादा लेने लग गया आपका एल्गोरिथम। तो टाइम फिर ज़्यादा लेने लग जाएगा तो फिर वो इतना सही नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप, मतलब टाइम एक्सपेक्टेड है, ठीक है, वो यही है कि कम से कम टाइम में आपको करना है। इसका मतलब कि और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो आप वहाँ, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे और ऑप्टिमाइज़ किया जाए यहाँ पे। तो इसमें ये वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस। हम मोस्टली वर्स्ट केस और एवरेज केस ही देखेंगे। एवरेज केस भी ज़्यादा नहीं देखते, मैक्स, मतलब मोस्टली वर्स्ट केस ही देखते हैं। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों का वर्स्ट केस देख लो। वर्स्ट केस कंपेयर कर लोगे ना अगर आप कोई भी दो एल्गोरिथम का, और मतलब बुरे से बुरा यही होगा। ठीक है, इनपुट भी बड़ा सा है, सर्चिंग में एकदम ही लास्ट एलिमेंट है, तो एकदम ही सबसे ख़राब जब कंडीशन है, तब आपका सॉफ्टवेयर कैसा चल रहा है, तब आपका प्रोग्राम कैसा चल रहा है, वो कंपेयर कर लो दोनों का। ठीक है, दोनों आपके कोड्स का, तो ये आपको फिर बता देगा कि कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा बेटर है। तो मेजरली वर्स्ट केस, फिर मतलब एवरेज केस, बेस्ट केस देख, थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें यही बताना था मेरे को कि, मतलब ये इसलिए बताना था क्योंकि सर्चिंग या कोई भी करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट कर देंगे सर्चिंग में, उसमें कि क्या है, कोई भी एल्गोरिथम लिखी, हमने उसका कोड लिखा, उसके बाद एनालाइज कर लेंगे कि भाई इसका वर्स्ट केस क्या है, इसका बेस्ट केस क्या है।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से वही सर्चिंग के क्वेश्चंस मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उनका एनालाइज करते रहेंगे कि भाई उसका बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है, कोई बड़ा सा इनपुट आ गया तो कहीं फट तो नहीं जाएगा, तो वो सब देखते हैं आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आपको बताइए क्या करना है।